सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्क्स के चिंतन के जो आधार हैं उनके बारे में। मार्क्स ने जो विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य और सामाजिक परिवर्तन, इन सिद्धांतों में मार्क्स ने विभिन्न अवधारणाओं को काम में लिया है। और इन अवधारणाओं में जैसे उत्पादन है, उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की प्रणालियाँ, आधार संरचना और अधिसंरचना, ये कुछ विशेष अवधारणाएं हैं जिनको मार्क्स ने अपने इन सभी सिद्धांतों में काम में लिया है। इन सभी अवधारणाओं को हम मार्क्स के विचारों को उनके सही अर्थ में ही समझ सकते हैं। तो जो मार्क्स ने इन सारे अवधारणाओं के बारे में हमें बताया है, उन अवधारणाओं की आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं उत्पादन से। उत्पादन के बारे में जो मार्क्स ने बताया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन का तात्पर्य कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने से लगाया जाता है। आर्थिक लाभ के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण करते हैं या कुछ इस तरह की सेवाएं हम देते हैं जिनका एक विशेष आर्थिक मूल्य होता है, तो उसे हम सामान्य अर्थ में उत्पादन कहते हैं। मार्क्स ने अपने चिंतन में उत्पादन शब्द का प्रयोग उन प्रयत्नों के लिए किया जिनका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए किया जाता है। आगे मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और आवास और जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। इस तरह की सभी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थों से उन भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इन प्रयत्नों की संपूर्णता को मार्क्स ने उत्पादन कहा है। इस प्रकार जो उत्पादन की प्रकृति होती है वह भौतिक होती है। मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण इतिहास इसी बात की कहानी से है कि किस तरह आजीविका उपार्जित करने के प्रयत्नों के द्वारा विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अर्थ में उत्पादन एक ऐतिहासिक क्रिया है जिसकी प्रकृति विभिन्न युगों में बदलती रहती है। भौतिक वस्तुओं का उत्पादन समाज का एक आरंभिक बिंदु है जहाँ से समाज एक परस्पर संबंधित संरचना का रूप लेता है। यदि हम समाज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करें तो आर्थिक उत्पादन की प्रकृति को समझे बिना इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मार्क्स के अनुसार उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही प्रक्रिया का समन्वित रूप है। इसका कारण यह है कि इन तीनों में से प्रत्येक दशा दूसरी दशा का माध्यम है। एक उदाहरण के द्वारा मार्क्स ने समझाया है, व्यक्तियों द्वारा जब कोई भौतिक उत्पादन किया जाता है तब वही उत्पादन उपभोग की वस्तु बन जाता है। समाज में विभिन्न वस्तुओं का वितरण भी भौतिक उत्पादन की वस्तुओं से ही संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रकृति को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक विशेष प्रकार का उत्पादन एक विशेष प्रकार के उपभोग, वितरण और विनिमय का सृजन करता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक संवर्ग हैं जिनके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच कुछ विशेष तरह के संबंधों का विकास होता है। मार्क्स के चिंतन में उत्पादन की भूमिका एक मार्गदर्शक सूत्र की तरह है। इसका कारण यह है कि मानव इतिहास में उत्पादन के विभिन्न तरीकों को समझे बिना हम वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ सकते। मार्क्स ने जो उनकी पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें पूंजीवादी समाजों में उत्पादन के विशेष स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए
उत्पादन को एक सामान्य संवर्ग के रूप में प्रयुक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से युक्त उत्पादन की प्रकृति की चर्चा करते हुए यह भी बताया कि भौतिक उत्पादन ही मानव समाज का सदैव से एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। उत्पादन को विशेष महत्व देने के पीछे मार्क्स का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तथा परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ विशेष प्रकार के विचारों, सांस्कृतिक संरचना अथवा राजनीतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसका मुख्य आधार किसी विशेष अवधि में उत्पादन की प्रकृति से है। इस प्रकार से मार्क्स ने जो अपनी विभिन्न सिद्धांतों में उत्पादन अवधारणा को काम में लिया है उसके बारे में बताया। दूसरा जो मार्क्स ने काम में लिया है वह है उत्पादन के साधन। जिन उपकरणों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मार्क्स ने उत्पादन के साधन कहा है। उत्पादन के साधनों में मार्क्स ने उन सभी तरीकों को सम्मिलित किया जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम में लिए जाते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने बताया कि विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न रही है। आदिम व्यवस्था में बहुत परंपरागत ढंग से उपकरणों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता था। उसके बाद जब दासता का युग आया तो दासता के युग में व्यक्ति द्वारा अपने पास अधिक से अधिक दासों को रखकर उनकी श्रम शक्ति का उपयोग करना उत्पादन का साधन माना गया। दास युग के बाद हम सामंती युग की चर्चा करें तो सामंती युग में उत्पादन के साधनों के रूप में सामंतों द्वारा अपने अर्धदास किसानों से बहुत सस्ते और पिछड़े उपकरणों द्वारा खेती का कार्य करवाना रहा है। और पूंजीवादी युग में उत्पादन के साधनों के रूप में नई प्रौद्योगिकी पर आधारित बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। व्यवहारिक रूप से उत्पादन के साधनों का संबंध कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से ही नहीं है, बल्कि मार्क्स ने श्रमिकों, किसानों और अपने श्रम को बेचने वाले दूसरे लोगों को भी उत्पादन के साधनों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। उत्पादन के साधनों की अवधारणा को स्पष्ट करने के पीछे मार्क्स का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि मानव विकास के प्रत्येक युग में उत्पादन के साधनों पर समाज के एक विशेष प्रभावी वर्ग का अधिकार होता है और इसी की सहायता से वह वर्ग सर्वहारा वर्ग को अपना श्रम कम से कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करके उनका शोषण करता है। साथ ही पूंजीवाद के विश्लेषण के लिए मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को अपने विश्लेषण की एक धुरी के रूप में प्रयुक्त किया। उत्पादन के साधनों की भिन्नता के आधार पर ही मार्क्स ने यह भी बताया कि विभिन्न समाजों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है। इस प्रकार से मार्क्स ने उत्पादन के साधनों का वर्णन किया। तीसरा जो अवधारणा है वह मार्क्स ने जो काम में ली वह है उत्पादन के संबंध। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि भौतिक उत्पादन में केवल उत्पादन के साधन ही एकमात्र कारक नहीं है, बल्कि लोग एक साथ संगठित होकर भी उत्पादन कर सकते हैं और इस अर्थ में श्रम की प्रकृति सामाजिक होती है। विभिन्न लोग उत्पादन के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के संबंधों में बंध जाते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों के अंतर्गत कोई उत्पादन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन के संबंधों का तात्पर्य हम उन संबंधों से लगा सकते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित लोगों के बीच विकसित होते हैं। उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों का उत्पादन के संबंधों से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक के बीच असंतुलन होने से विरोधपूर्ण शक्तियाँ या स्थितियाँ बनने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि उत्पादन के संबंध किसी भी समाज में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के साथ चलते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में ये संबंध उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। मार्क्स ने उत्पादन के संबंधों को दो प्रकार से स्पष्ट किया है। पहले संबंध तकनीकी संबंध होते हैं जो किसी भी वास्तविक उत्पादन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं।
और दूसरे संबंध आर्थिक नियंत्रण के संबंध कहे जा सकते हैं, जो संपत्ति के स्वामित्व के वैधानिक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ये संबंध विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक मनुष्य की पहुंच को नियंत्रित करते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए मार्क्स ने आगे बताया कि कामगारों और उन्हें एक विशेष काम के लिए नियुक्त करने वाले लोगों के बीच स्थापित होने वाले संबंध उत्पादन के संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों का निर्धारण कुछ व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होने से नहीं होता, बल्कि कामगारों से उनके नियोक्ता का संबंध प्रभुत्व का होता है। दूसरी ओर विभिन्न कामगारों के पारस्परिक संबंध सहयोग और सहकारिता पर आधारित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के विभिन्न साधन व्यक्तियों और कुछ वस्तुओं के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, जबकि उत्पादन के संबंध एक दूसरे से भिन्न दो विशेष प्रकार के संवर्गों के बीच स्थापित होते हैं। उत्पादन की शक्तियों के विकास की दिशा और प्रकृति का निर्धारण उत्पादन के संबंधों से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार मार्क्स ने आगे बताया कि उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों के आर्थिक स्वामित्व में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसका उदाहरण देते हुए मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होना है, जबकि सर्वहारा या जिसे हम श्रमिक वर्ग कहते हैं वो केवल श्रम शक्ति का मालिक होता है। एक विशेष बात यह है कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होने से उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन संबंधों से उत्पादन के साधनों से संबंधित प्रभुत्व और स्वामित्व की प्रकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं। विकास की एक निश्चित अवस्था पर उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंधों के बीच एक टकराव या संघर्ष की दशा पैदा होने लगती है, और इसी टकराव के कारण विशेष उत्पादन प्रणाली का स्थान दूसरी उत्पादन प्रणाली द्वारा ले लिया जाता है। एक विशेष उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की प्रकृति ये ही निर्धारित नहीं होते, बल्कि समाज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर भी हम ले जाते हैं। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा में कुछ अस्पष्टता है, और उसका कारण यह है कि कुछ स्थानों पर मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्पादन के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जबकि कहीं पर वह उत्पादन की शक्तियों को उत्पादन के संबंधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। मार्क्स का उद्देश्य उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन की शक्तियों को दो पृथक लेकिन एक दूसरे से संबंधित दो प्रमुख तत्वों के रूप में स्पष्ट करने से है। इस प्रकार मार्क्स ने हमें जो उत्पादन के संबंध हैं उनके बारे में समझाया। तो जो मार्क्स के चिंतन में या मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों में महत्वपूर्ण अवधारणाएं काम में ली गईं, उत्पादन, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, इनके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के वीडियो